चलिए शुरू करते हैं। अधिकांश लोगों का मानना है कि प्रतिभा, जीनियस कोई दुर्लभ चीज है, एक बिजली की चमक जो कुछ चुने हुए व्यक्तियों के लिए ही आरक्षित है। हम आइंस्टीन, मोजार्ट या सेरेना विलियम्स जैसे नाम सुनते हैं और सोचते हैं वे विशेष पैदा हुए थे। उनके पास एक ऐसा उपहार था जो हम बाकी लोगों के पास नहीं है। लेकिन डेविड शेंक की किताब द जीनियस इन ऑल ऑफ अस इस विचार को चुनौती देती है। ये एक ऐसे सच को उजागर करती है जो कहीं अधिक सशक्त है। प्रतिभा पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। बुद्धिमत्ता स्थिर नहीं है, प्रतिभा विरासत में नहीं मिलती। दोनों ही अभ्यास, वातावरण, मानसिकता और दृढ़ता से आकार लेने वाली प्रक्रियाएं हैं। इसका आपके लिए एक शक्तिशाली अर्थ है। आप कल जो व्यक्ति थे उसमें बंद नहीं हैं। आपका मस्तिष्क, आपकी क्षमताएं, आपके जीन भी वे लचीले हैं, ढाले जा सकते हैं और परिवर्तित होने के लिए तैयार हैं। इस वाचन के अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं आपको कदम दर कदम दिखाऊंगा कि इस पुस्तक का हर अध्याय किस तरह प्रतिभाशाली होने के मिथक को तोड़ता है और आपको अपने अंदर की प्रतिभा को खोलने के उपकरण देता है। भाग 1, नींव, फाउंडेशन। अध्याय संख्या 1, जीन 2.0। जीन वास्तव में कैसे काम करते हैं में हम जीनों की सच्ची भूमिका के बारे में अधिक समझ सकते हैं। और इस अध्याय का महत्व ये समझना है कि जीन संभावनाएं हैं, जेल नहीं। दशकों से हमें बताया गया कि जीन ही भाग्य हैं। यदि आपके माता पिता बुद्धिमान थे तो आप बुद्धिमान होंगे, यदि वे नहीं थे तो आपकी नियति तय थी। लेकिन आधुनिक विज्ञान इसके विपरीत कहता है। शेंक समझाते हैं कि जीन लाइट स्विच की तरह होते हैं। उन्हें वातावरण, पोषण, तनाव या प्रयास के आधार पर चालू या बंद किया जा सकता है। इसे ही एपिजेनेटिक्स कहते हैं। अपनी डीएनए को एक पियानो की तरह कल्पना करें। नोट्स तो तय हैं, लेकिन संगीत इस बात पर निर्भर करता है कि चाबियां कैसे बजाई जाती हैं। आपकी जीवन शैली और अभ्यास तय करते हैं कि कौन से नोट्स बजेंगे। इसलिए आप अपने डीएनए के कैदी नहीं हैं, आप अपनी आनुवंशिक सिम्फनी के संगीतकार हैं। अध्याय संख्या 2, बुद्धिमत्ता एक प्रक्रिया है, कोई चीज नहीं में हम ये समझ सकते हैं कि मस्तिष्क कैसे विकसित होता है। और इस अध्याय का महत्व स्थिर आईक्यू के मिथक से मुक्त होना है। बुद्धिमत्ता को पानी की बाल्टी की तरह न सोचें जो सीमित और स्थिर है, बल्कि एक बहती नदी की तरह सोचें जो अपने किनारों का विस्तार कर सकती है। आपके सामने आने वाली हर चुनौती, आप जो भी नया कौशल आजमाते हैं, हर विफलता जिससे आप सीखते हैं, ये आपके मस्तिष्क को पुनः तारबद्ध करता है, आपके न्यूरॉन्स को मजबूत करता है और आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाता है। शेंक जोर देते हैं, बुद्धिमत्ता गतिशील है, स्थैतिक नहीं। जो लोग बुद्धिमत्ता को विस्तार योग्य मानते हैं वे ही असाधारण स्तर की सफलता हासिल करते हैं। अध्याय संख्या 3, प्रतिभाशाली होने का अंत में हम प्रतिभा के मूल के बारे में अधिक समझ सकते हैं। और इस अध्याय का महत्व ये जानना है कि असाधारण क्षमता बनाई जाती है, दी नहीं जाती। मोजार्ट को लें। बहुत से लोग मानते हैं कि वो जन्मजात विलक्षण थे, लेकिन शेंक हमें याद दिलाते हैं कि मोजार्ट के पिता एक संगीत शिक्षक थे जिन्होंने उन्हें कम उम्र में ही कठोरता से प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया था। मोजार्ट की प्रतिभा कोई जादू नहीं थी, ये हजारों घंटों का जानबूझकर किया गया अभ्यास था। यही बात टाइगर वुड्स या सेरेना विलियम्स जैसे एथलीटों पर भी लागू होती है। उनमें प्रतिभा थी, हाँ, लेकिन प्रतिभा सालों के संरचित प्रशिक्षण का परिणाम थी, न कि किसी आनुवंशिक लॉटरी का। शेंक निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रतिभाशाली होना एक मिथक है जो साधारण लोगों को प्रयास करने से रोकता है। सच्चाई ये है कि हम सभी में अभ्यास के माध्यम से महानता विकसित करने की क्षमता है। भाग 2, मुख्य अंतर्दृष्टि, कोर इनसाइट्स। अध्याय संख्या 4, जुड़वा बच्चों की समानताएं और असमानताएं में हम प्रकृति बनाम पोषण के बारे में अधिक समझ सकते हैं। और इस अध्याय का महत्व ये समझना है कि वातावरण क्षमता को कैसे आकार देता है। जुड़वा बच्चों में डीएनए समान होता है, फिर भी वे अक्सर बहुत अलग लोग बनकर बड़े होते हैं, क्योंकि वातावरण उनके अनुभवों को आकार देता है। एक को शायद एक सहायक शिक्षक मिले जबकि दूसरे को नहीं। एक शायद किसी शिल्प का लगातार अभ्यास करे जबकि दूसरा आसानी से ले। सीख सरल है, समान जीन होने पर भी प्रयास और परिवेश के आधार पर जीवन के परिणाम बहुत भिन्न होते हैं। इसका मतलब है कि आपका वर्तमान वातावरण मायने रखता है और आपके पास इसे चुनने, डिजाइन करने और उन्नत करने की शक्ति है। अध्याय संख्या 5, विलक्षण बच्चे और देर से खिलने वाले में हम समय के बारे में अधिक समझ सकते हैं। और इस अध्याय का महत्व ये समझना है कि खिलने में कभी देर नहीं होती। कुछ लोग जल्दी चमकते हैं, उन्हें विलक्षण बच्चे कहा जाता है। अन्य बहुत बाद में चमकते हैं, उन्हें देर से खिलने वाले कहा जाता है। दोनों ही महानता में सक्षम हैं। इतिहास देर से खिलने वालों से भरा पड़ा है। ग्रैंडमा मोसेस, जिन्होंने 70 के दशक में गंभीरता से पेंटिंग शुरू की। कर्नल सैंडर्स, जिन्होंने 60 साल की उम्र के बाद KFC की स्थापना की। अल्बर्ट आइंस्टीन,
जो 4 साल की उम्र तक धारा प्रवाह नहीं बोल पाते थे और स्कूल में धीमा माने जाते थे। सच्चाई ये है कि प्रतिभा की कोई समय सीमा नहीं होती। जो मायने रखता है वह है दृढ़ता और निरंतर अभ्यास। अध्याय संख्या 6, क्या गोरे लोग उछल सकते हैं? जातीयता, जीन, संस्कृति और सफलता में हम रूढ़ियों के बारे में अधिक समझ सकते हैं और इस अध्याय का महत्व जाति और क्षमता के बीच के झूठे संबंध को अस्वीकार करना है। लोग अक्सर कहते हैं एशियाई स्वाभाविक रूप से गणित में अच्छे होते हैं, अफ्रीकी स्वाभाविक रूप से एथलेटिक होते हैं, यूरोपीय स्वाभाविक रूप से बुद्धिमान होते हैं। शेख इन मिथकों को ध्वस्त करते हैं। विज्ञान दिखाता है कि संस्कृति, अवसर और वातावरण जातीयता की तुलना में प्रदर्शन को कहीं अधिक आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, केन्याई धावक लंबी दूरी की दौड़ में इसलिए हावी नहीं होते क्योंकि वे किसी खास जाति के हैं, बल्कि सांस्कृतिक परंपराओं, उच्च ऊंचाई वाले प्रशिक्षण और अथक अभ्यास के कारण। चैंपियन रक्त संबंध से नहीं बल्कि वातावरण से बनते हैं। इसलिए रूढ़ियों को अपनी क्षमता को परिभाषित न करने दें। भाग 3, परिवर्तन और उच्च अर्थ, ट्रांसफॉर्मेशन और हायर मीनिंग। अध्याय संख्या 7, प्रतिभाशाली या बस महान कैसे बने में हम महानता के वास्तविक सूत्र के बारे में अधिक समझ सकते हैं और इस अध्याय का महत्व ये जानना है कि प्रतिभा आदतों से बनती है। शेख समझाते हैं कि महानता अचानक प्रेरणा या दुर्लभ उपहारों के बारे में नहीं है, ये जानबूझकर किए गए अभ्यास के बारे में है। उस तरह का प्रशिक्षण जो आपको आपके सहज क्षेत्र से बाहर धकेलता है, आपको गलतियों को सुधारने के लिए मजबूर करता है और आपको थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाता है। यदि आप लगातार अभ्यास, प्रतिक्रिया और आत्मचिंतन के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं तो आप सामान्यता से ऊपर उठेंगे। प्रतिभा कुछ के लिए आरक्षित नहीं है, यह उन सभी के लिए उपलब्ध है जो गहन अभ्यास करते हैं। अध्याय संख्या 8, एक बच्चे को बर्बाद या प्रेरित कैसे करें में हम बचपन के वातावरण की भूमिका के बारे में अधिक समझ सकते हैं और इस अध्याय का महत्व यह समझना है कि शुरुआती प्रभाव भविष्य की क्षमता को कैसे आकार देते हैं। अगर किसी बच्चे से कहा जाता है कि तुम काफी स्मार्ट नहीं हो, तो वे विफलता को आंतरिक कर लेते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं। अगर किसी बच्चे का जिज्ञासा और लचीलेपन से पोषण किया जाता है तो वे सफलता प्राप्त करने वाले बनकर बड़े होते हैं। माता पिता, शिक्षक और गुरु क्षमता को खोलने या नष्ट करने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो चाहे वो आप हों या कोई जिसे आप मार्गदर्शन करते हैं, याद रखें आपके शब्द और प्रोत्साहन आपकी सोच से कहीं अधिक मायने रखते हैं। अध्याय संख्या 9, उत्कृष्टता की संस्कृति को कैसे बढ़ावा दें में हम सामूहिक प्रतिभा के बारे में अधिक समझ सकते हैं और इस अध्याय का महत्व ये समझना है कि वातावरण ही सफलता प्राप्त करने वाले पैदा करते हैं। जब परिवारों, स्कूलों और समुदायों में उत्कृष्टता का जश्न मनाया जाता है तो अधिक व्यक्ति महानता की ओर बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, सिलिकॉन वैली ने इतने सारे नव प्रवर्तकों को इसलिए पैदा नहीं किया क्योंकि कैलिफोर्निया वासी आनुवंशिक रूप से अधिक स्मार्ट हैं, बल्कि इसलिए कि वहाँ की संस्कृति जोखिम लेने, विफलता और नवाचार को पुरस्कृत करती है। इसका मतलब है कि आप भी घर पर, काम पर और अपने व्यक्तिगत वातावरण में अपनी खुद की उत्कृष्टता की संस्कृति बना सकते हैं। अध्याय संख्या 10, जीन 2.1, अपने जीनों को कैसे सुधारें में हम विकल्पों के साथ अपनी जीव विज्ञान को आकार देने के बारे में अधिक समझ सकते हैं और इस अध्याय का महत्व ये जानना है कि आदतें आपके डीएनए को भी बदल देती हैं। स्वस्थ जीवन, अनुशासित दिनचर्या, केंद्रित अभ्यास और लचीलापन सिर्फ कौशल में सुधार नहीं करते हैं, वे वास्तव में आपकी आनुवंशिक अभिव्यक्ति को बदलते हैं। आपके दैनिक कार्य आपके शरीर और मस्तिष्क को भविष्य के लिए प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अंतिम संदेश, आपके अपने भविष्य पर जितना आपने कभी सोचा था उससे कहीं अधिक नियंत्रण है। लागू करने पर 5 सकारात्मक परिवर्तन। 1, आप प्रतिभा के बारे में सीमित करने वाली मान्यताओं से खुद को मुक्त कर लेंगे। 2, आप जानबूझकर और लगातार अभ्यास करके विकास को अनलॉक करेंगे। 3, आप सफलताओं के लिए सीढ़ियों में विफलताओं को बदल देंगे। 4, आप अपने आसपास विकास की संस्कृति को बढ़ावा देकर दूसरों को प्रभावित करेंगे। 5, आप उद्देश्य और अनुशासन के साथ अपनी नियति पर नियंत्रण लेंगे। नजरअंदाज करने पर 5 नकारात्मक परिणाम। 1, आप जीन या भाग्य को दोष देते हुए सामान्य स्तर पर अटके रहेंगे। 2, आप रूढ़ियों को ये तय करने देंगे कि आप क्या कर सकते हैं या क्या नहीं। 3, आप खिलने के अवसरों को नजरअंदाज करेंगे, भले ही जीवन में देर से हो। 4, आप विफलता को एक शिक्षक के रूप में उपयोग करने के बजाय आत्मसमर्पण कर देंगे। 5, आप प्रतिभाशाली होने के मिथक के तहत जीकर अपनी क्षमता को बर्बाद कर देंगे। इस सप्ताह के 5 व्यावहारिक कार्य। 1, अपने चुने हुए क्षेत्र में 1 घंटे का केंद्रित जानबूझकर अभ्यास शुरू करें। 2, अपनी विफलताओं को लिखें और लिखें कि आपने हर एक से क्या सीखा है। 3, अपने आप को एक गुरु, कोच या जवाबदेही भागीदार से घेरें। 4,
स्वयं को सीमित करने वाले लेबल को सशक्त करने वाले अफर्मेशंस, सकारात्मक दृढ़ विश्वासों से बदलें। 5. विकास का समर्थन करने के लिए अपने वातावरण, किताबें, आदतें, लोग को डिजाइन करें। इसलिए प्रतिभा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं, ये कुछ ऐसा है जिसे आप बनाते हैं। हर विकल्प, हर आदत, हर घंटे का अभ्यास आपके भविष्य को आकार देता है। तो इंतजार न करें, आज ही शुरू करें। अपनी क्षमता का पोषण करें, अपनी सीमाओं को धकेलें और अपने अंदर की प्रतिभा का निर्माण करें। अगर इसने आपको प्रेरित किया तो सब्सक्राइब दबाएं और हर सप्ताह और अधिक शक्तिशाली पुस्तक सारांशों के लिए मुझसे जुड़ें।